उन्हीं का अंश हूँ तो कुछ गुण तो उनके रहेंगे ही रहेंगे। मोदी जी का हनुमान होना क्या महत्व राजनीतिक है, ऑप्टिक्स है या वाकई दिल से ऐसा महसूस करते हैं? महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। आपको कोई देखता है तो आज की तारीख में सबसे पहले जिस चीज पर निगाह जाती है वो इतना बड़ा तिलक जो आप लगाते हैं उस पर निगाह जाती है। जहां तक मुझे ध्यान है आपके पिता बहुत ज्यादा पूजा पाठ में कोई आस्था रखते नहीं थे। जहां तक ख्याल है आपके दादाजी कबीरपंथी थे, है ना? आप में इतना भक्ति भाव कैसे जगा? हाँ, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक ये कुछ इनबॉर्न चीजें ही हैं। बचपन से मैं स्पिरिचुअल काफी रहा हूँ, रिलीजियस में ऑफ लेट हुआ हूँ। कहते भी हैं कि जब तकलीफें आती हैं तब आपको भगवान ज्यादा याद आते हैं, तो पिछले 3 सालों में मैं रिलीजियस ज्यादा हुआ, बट स्पिरिचुअल में हमेशा से था। महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं मैं, और महादेव की आराधना, और पापा भी दो वो कभी मानते नहीं थे पूजा पाठ इन सारी चीजों में, बट महादेव में वो भी काफी विश्वास रखते थे। आई थिंक ये वन ऑफ दोस सम हिडन फैक्ट्स होंगे जो कि बहुत कम लोग उनके बारे में जानते होंगे, बट वो भी महादेव में काफी। तो मुझे लगता है ये मैंने उन्हीं से सीखा। माय मदर इज वेरी रिलीजियस, वो पूजा पाठ काफी करती हैं, उनसे भी शायद ये गुण मुझे आए। बट हाँ, पिछले 3 सालों में जब से जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड बनी, तब से पूजा पाठ में भी ध्यान मैंने काफी लगाया। भगवान है नहीं, ये सारी जो डिबेट्स दुनिया में चलती रहती हैं, मैं इतना मानता हूं कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आस्था के साथ जब आप जुड़ते हैं, ये चीज आपको बहुत ठहराव देती है, बहुत ग्रेविटी देती है। और पिछले 3 सालों में मेरी आस्था ने मुझे जीवन में मच नीडेड वो ठहराव दिया, वो ग्रेविटी दी। आज की तारीख में मुझे बड़ी से बड़ी खुशखबरी अतो उत्साहित करके मेरा दिमाग खराब नहीं करती, या बुरी से बुरी खबर मुझे दुखी करके डिप्रेशन में नहीं लेके जाती। मैं हर परिस्थिति में कैसे आप अपने आप को कंडक्ट करें गंभीरता के साथ, ग्रेविटी के साथ, ये मुझे इस आस्था ने मुझे सिखाया। बहुत ताकत मिलती है आपको, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। कोई चीज, कोई परिस्थिति, कुछ भी आपको विचलित नहीं करता है। तो या इससे मुझे काफी ताकत मिली, और हाँ, आस्तिक था तो अब ज्यादा पूजा करता हूँ। लेकिन ये कभी डर नहीं लगता कि जो आस्था का जो ये प्रतीक, जो तिलक आप लगाते हैं, आप जिस वोट बैंक के साथ चलते हैं, जाहिर है कोई आप बीजेपी जैसी पार्टी नहीं है जो कि मान के चलती है कि माइनॉरिटी वोट्स ना भी मिले तो काम नहीं चलेगा। इस देश की राजनीति में कई नेता ऐसे हैं कि अगर उनको किसी ने गलती से तिलक भी लगा दिया तो फटाक से रुमाल से पोंछ देते हैं। आपको भरोसा है कि इससे जो है मेरी सियासत और जिस सियासी टर्फ को आप इंटैक्ट करने की कोशिश करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरी आस्था मेरे धर्म में, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है पूरी तरीके से। मैंने कभी भी मैंने अपनी आस्था को ना किसी दूसरे पे थोपा, ना किसी दूसरे की आस्था को मैंने अपमानित किया। मैं उस सोच का हूं कि मैं जिस माथे पर तिलक लगाऊंगा तो टोपी में भी मुझे ऐतराज नहीं है। मैं उस सोच का हूं कि मेरे कलेवा बंधे हुए इन हाथों से अगर मुझे आपको सलाम भी करना पड़े तो मुझे उसमें भी ऐतराज नहीं है। मैं आपके भी धर्म का सम्मान करता हूं, मैं अपने भी धर्म का सम्मान करता हूं, बट दिक्कत यह है कि जब आप धर्म को राजनीति में लेकर आते हैं तब दिक्कतें शुरू होती हैं। मैंने हमेशा धर्म को राजनीति से दूर रखा, और मुझे लगता है कि जब आप अपनी सोच को लेकर इतने क्लियर होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, ये दिखावी सोच नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिक लाभ की दृष्टि वाली सोच नहीं होनी चाहिए। जब आपकी सोच ऑनेस्ट रहती है तो मुझे लगता है वो कन्वे होती है। हर वो मुसलमान शख्स जो मेरे पिता के शुभचिंतक थे या उनके साथ जुड़ते थे, उनका आशीर्वाद मुझे आज भी मिलता है। मैं मानता हूं, और मुझे लगता है चुनावी आंकड़े भी इस बात को दर्शाते हैं, कम ज्यादा डिबेटेबल, बट देन मुझे समाज के हर वर्ग का मुझे प्यार मिलता है। चुनाव में भी, इन टर्म्स ऑफ वोट बैंक भी अगर आप बात करें, मुझे वो प्यार मिलता है, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी आस्था को राजनीतिक लाभ के लिए मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं कर भी नहीं सकता, नहीं तो मेरी आस्था में ही वो ही खंडित हो जाएगी। आपने बताया कि आपकी आस्था जो है उससे आपकी राजनीति प्रभावित नहीं होती, और अगर राजनीति को सोच के अगर आप जो अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करने लगे तो फिर उस राजनीति का अर्थ कोई नहीं है आपके लिए। लेकिन चूंकि बात राजनीति की हो रही है तो फिर जो ये युवा बिहारी है, बिहार के लिए और खासतौर पे बिहार में एक युवा के हाथ में नेतृत्व जाए, और जाहिर है इसी पिच को आप रखते भी हैं,
कब तक लगता है कि इस तरह की परिस्थिति बन पाएगी उस बिहार में जहाँ पर कि कास्ट लाइन्स पर आज भी राजनीति चलती है? क्या पूरे समाज को साथ जोड़ के चल पाने की कंडीशन में आप आ पाएंगे वहाँ? देखिए, पहली बात तो मेरी लड़ाई किसी पद के लिए नहीं है, मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मेरी लड़ाई मेरी सोच को धरातल पर उतारने को लेकर है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ मैं काम कर रहा हूं। मैंने बहुत अध्ययन किया है विकसित बिहार के निर्माण को लेकर, क्या क्या कदम हम लोगों को उठाने जरूरी हैं, उस पर मैंने बहुत काम किया। मैंने लगभग 3-4 साल तक कंटिन्यूअस स्टडी की। आई ट्रैवल्ड अक्रॉस माय स्टेट। हर क्षेत्र की समस्या का समाधान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। समस्या है ये हम सबको पता है, बट रादर देन फोकसिंग ऑन द समस्या वी नीड टू फोकस ऑन द समाधान की इसका सोल्यूशन क्या है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर मुझे पता है कि अगले साल जून, जुलाई, अगस्त के महीने में, जो अभी महीना भर पहले हुआ, बिहार फिर बाढ़ में डूबे देगा। आधा बिहार मेरा बाढ़ में डूबेगा, आधा बिहार मेरा सुखाड़ में रहेगा। इन परिस्थितियों को हम लोग साल दर साल सिर्फ देखते आते हैं। टेम्पररी रिलीफ की हम लोग बात करते हैं, बाढ़ में लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उनको रिलीफ पहुंचाते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करते हैं। ये प्रोसेस हम लोग हर साल करते हैं, अगले साल फिर हम लोग करेंगे। क्यों नहीं हम लोग स्थायी समाधान की तरफ हम लोग जाते हैं। स्थायी समाधान क्या हो सकता है? इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, नदियों को जोड़ने की योजना। ये मुझे लगता है एक ऐसी योजना है जहां पे आप बाढ़ के इलाकों से पानी को डाइवर्ट करके सुखाड़ के इलाकों में लेके जाएं। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, मैं फूड प्रोसेसिंग का मंत्री भी हूं, तो मैं जानता हूं कि सिंचाई की समस्या का भी पूरी तरीके से समाधान इस योजना के साथ हो सकता है। आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में, हाजीपुर में क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हम लोग उन जगहों को हम लोग एजुकेशनल हब बना सकते हैं? पर उस दिशा में हम लोगों को काम करने की जरूरत है। प्रोसेसिंग सेक्टर का मैं मंत्री हूं और मुझे लगता है मैंने इतना मैनिफेस्ट किया अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में। मैंने हमेशा जिक्र किया कि हाजीपुर में केले का प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए, मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना है, ये यूनिट्स वहां लगने चाहिए। किसानों की आय भी बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी और स्टेट रेवेन्यू में भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। आज जब मुझे खुद इस विभाग की जिम्मेदारी मिली है तो पूरी तरीके से मेरा ध्यान, कम से कम एक सेक्टर तो ऐसा है मेरे विजन डॉक्यूमेंट का जिसको मैं इंप्लीमेंट करने की हैसियत में हूं आज की तारीख में। मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरी एनर्जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस विजन को धरातल पर उतारने को लेकर है। और मैं मानता हूं कि जल्द, जैसा मैंने कहा कि अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती है गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर अपनी बातों को रखने की, उनको वो सुझाव देने की, ये सारी बातें उनके साथ डिस्कस करने की। आई होप एंड आई बिलीव वेरी सून इन सारी चीजों को धीरे धीरे ओवरनाइट चेंजेस होते नहीं है, प्रोसेस है, बट देन इस प्रोसेस को जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे उतनी जल्दी विकसित देश के साथ साथ विकसित बिहार के संकल्प को भी हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए आपको लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री बनना जरूरी है? और आपकी कोई इच्छा भी नहीं है, या राजनीति में जो चीज जिसकी इच्छा हो उसको कहा नहीं जाता है? देखिए, पहली बात तो इच्छाओं से कुछ होता नहीं है, परिस्थितियां हर चीज के लिए जिम्मेदार होती हैं। ऐसे में मेरी इच्छा नहीं, क्या आप अपने को फिट नहीं पाते बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए? जैसा मैंने कहा, मुझे काम करना है। मैं उस कुर्सी पे बैठ के काम करूं या उस कुर्सी पे जो बैठा है उनके माध्यम से मैं काम करूं, मुझे सिर्फ काम करना। आई नो वे यू आर गोइंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई हैव सीन इट ऑल। मैं किसी पद की लालच में मैं काम करूं, मुझे लगता है वो गलत मैनिफेस्टेशंस है। मेरा मैनिफेस्टेशन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, नॉट सीएम। एक चीज बताइए, अभी बिहार में एक और सज्जन काफी सक्रिय हैं जो कि कल तक तो दूसरों को चुनाव लड़वाते थे देश के अलग अलग हिस्सों में, अब खुद चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं। प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जैसे लोगों का आना, ऑलरेडी तेजस्वी वहाँ हैं, आप खुद युवा राजनीति की बात करते हैं, युवा बिहारी के तौर पर अपने को प्रोजेक्ट करते हैं, ये क्या कंपटीशन बढ़ता जा रहा है या फिर सब अपने अलग अलग टर्फ पर खेल रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है, कंपटीशन होना भी चाहिए। और जितना
जितना कंपटीशन होगा उतना एक दूसरे से बेहतर अपने आप को साबित करने के लिए आप कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक इन डेमोक्रेसी अपॉर्चुनिटीज जितने, ऑप्शंस जितने ज्यादा हों आपके सामने, वो डेमोक्रेसी को उतना ही सशक्त करती है। तो मुझे लगता है हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है। एक के पास एक एमवाई कॉम्बिनेशन है, मेरे पास मेरा एमवाई कॉम्बिनेशन है, उनका मुस्लिम यादव है, मेरा महिला युवा है। अब जनता के सामने है कि वो किसको चुनना चाहेंगे। आपने एमवाई की बात की, इस पे मुझे याद आया कि लालू यादव ने ये फार्मूला इजाद किया था, और जहां तक लालू जी का और पासवान जी का रिश्ता था, चूंकि दोनों ही इमरजेंसी के बाद की जो राजनीति थी या उसके पहले जो छात्र आंदोलन था, दोनों उसमें सक्रिय रहे, बल्कि कई बार लालू जो है बड़ा भाई कहते थे पासवान जी को। आप दोनों के संबंध कैसे हैं, आपके और तेजस्वी के? बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं। इस रिश्ते को लेकर भी मेरी कई बार आलोचना होती है कि क्यों मैं सॉफ्ट रहता हूं लालू परिवार पर, या क्यों नहीं कहता, बट वो पुराने संबंध हम लोगों के रहे हैं। जैसा आपने कहा भी कि लालू जी एंड पापा दोनों साथी थे, सहयोगी थे, समकक्ष थे, दोनों ने एक दूसरे के साथ काम भी किया। तो ऐसे में बचपन से वो संबंध मेरे उस परिवार के साथ रहे हैं। बट देन प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आप कैसे अलग रख सकते हैं? मुझे लगता है ये खूबसूरत कला मेरे पिता के पास भी थी और फिर उन्हीं का अंश हूं तो उनसे मुझ में भी आया। पर्सनल रिश्ते हमारे अलग हैं, बट देन प्रोफेशनली अगर मैं उनकी नीतियों से सहमत नहीं हूं, जो कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं मानता कि इस तरीके की राजनीति करना ये सिर्फ जातिवाद को और ज्यादा बढ़ावा देगी। 21वीं सदी में है हम लोग। दिक्कत और ऐसे दलों ने बिहार में एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बना दी है जहां पे आपको बिहार में आप जाइए तो आपको ब्राह्मण मिल जाएगा, भूमियार मिल जाएगा, राजपूत मिल जाएगा, दलित मिल जाएगा, महादलित मिल जाएगा, पिछड़ा मिल जाएगा, अति पिछड़ा मिल जाएगा, मुस्लिम मिल जाएगा, पर आपको बिहारी नहीं मिलता। इवेंचुअली जब हम लोग बिहारी अस्मिता की बात करते हैं तो सब बिहारियों को एक होना होगा। वही बिहारी देखिए जब हमारे प्रदेश से बाहर निकलता है, आप ही एक उदाहरण है। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, आपको बड़े बड़े पदों पे आपको बिहारी मिल जाएंगे। आप बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, सीईओ सीएफओज आपको बिहारी मिल जाएंगे। नीडलेस टू से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हमारा प्रदेश देता है। बिहारी बिहार से बाहर निकलता है, बड़ा उद्यमी बन जाता है। तो जब बिहारी हर क्षेत्र में इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों? इन सवालों को हमको कुरेदना होगा, और इसको जब कुरेदते हैं ना तो जवाब मिलता है यही जातिवादी सोच, जिसको कुछ राजनीतिक दलों ने इससे बढ़ावा देने का काम किया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, और बिहार वहीं का वहीं रह गया, रादर पिछड़ता गया। तो जातिवादी राजनीति के आप खिलाफ हैं, आप खुद कह रहे हैं कि इसने बिहार को पीछे कर दिया, लेकिन जो जातिगत जनगणना जो है उसका समर्थन तो आप भी करते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं उसका समर्थन करता हूँ। दोनों के बीच आप कोई फर्क नहीं देखते? नहीं, दोनों में फर्क इतना है। देखिए, पहली बात तो इस बात को हम लोग को स्वीकारना होगा कि आज की तारीख में वेदर आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, आयरनी तो है ये कि जातिवाद एग्जिस्ट करता है। ऐसे में आज भी डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। मैं उस सोच की बात कर रहा हूं जहां पे लेकिन क्या चिराग पासवान के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है आज की तारीख में? आप तो एम्पावर्ड हैं। मैं एम्पावर्ड हूं कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, कई और जो एम्पावर्ड हैं। क्या हमारे पास वो उदाहरण नहीं? अगर चिराग पासवान के साथ नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि किसी एम्पावर्ड व्यक्ति के साथ नहीं हुआ। लेकिन फिर तो हमारे लेयर में आ जाना चाहिए। नहीं, तो आज भी हमारे पास उदाहरण है जहां पे मुख्यमंत्री से बड़ा पद किसका? बट एक मुख्यमंत्री, नाम मैं नहीं लूंगा, बट जब वो मंदिर जाते हैं, मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आज भी एक आईपीएस ऑफिसर को प्रोटेक्शन डिमांड करनी पड़ती है अपनी बारात निकालने के लिए। आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। मैं उस दिन की कल्पना जरूर करता हूं और मैं उस सोच को बढ़ावा जरूर देता हूं जहां पे जाति व्यवस्था नहीं हो, जहां पे जात पात धर्म मजहब की बातें नहीं हो, जहां पे उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है मोदी जी ने, और आप मोदी जी के हनुमान हैं। एक चीज और भी पूछ लूं, आप सिर्फ मोदी जी के हनुमान हैं या बीजेपी के भी हनुमान हैं? अरे प्रभु, कितने हनुमान के आराध्य एक ही थे। इट्स माई प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स इट्स माई प्राइम मिनिस्टर। तो आपकी लॉयल्टी सिर्फ मोदी जी तक सीमित? माय प्राइम मिनिस्टर हेड्स भारतीय जनता पार्टी, तो इवेंचुअली वो होता है। बट हाँ, मेरा समर्पण भाव पूरी तरीके से मेरे प्रधानमंत्री के प्रति है। नहीं, तो मैं आपसे जो पूछ रहा था कि अगर 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने, उसमें अगर इसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ अगर चलती रही, तो क्या आपको लगता है कि 2047 तक ऐसी परिस्थिति बन जाएगी जबकि शायद ये आरक्षण, जातिगत जनगणना, इन सब तमाम चीजों की जरूरत न रह जाए?
मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी नहीं बनेगी, बट मैं आज की मौजूदा परिस्थिति में इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहता हूं कि इन परिस्थितियों में जिस सोच के साथ इन परिस्थितियों का निर्माण किया गया था, उस लक्ष्य तक तो अभी तक भी हम लोग नहीं पहुंचे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान का निर्माण करते हुए आरक्षण के प्रावधानों को जोड़ने का काम किया, रह रहकर समय समय पर कई सरकारों ने इन प्रावधानों को मजबूत और इसका विस्तार करने का काम किया। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने वीपी सिंह जी की सरकार के दौरान मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया। मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री ने ऊंची जातियों में से जो आर्थिक तौर पे गरीब लोग हैं उनको आरक्षण देने का काम किया। तो समय समय पर अलग अलग सरकारों ने इस व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत करने का कार्य किया, और मैं मानता हूं कि ये व्यवस्था इसी रूप से ही चलनी जरूरी है। सामाजिक न्याय की उस सोच को अंजाम तक लेकर जाने के लिए, उस सोच को पूर्णतः धरातल पर उतारने के लिए। आपने बाबा साहब का नाम लिया और अपने पासवान जी की भी चर्चा की, अपने पिताजी की। जहां तक मुझे ध्यान है कि अंबेडकर जयंती की छुट्टी उन्होंने ही शुरू करवाई अपने समय में, जब आज हम लोग घर से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये भारत रत्न उसी सरकार में दिया गया। उनकी प्रतिमा, मुझे ताजुब होता है कई बार, क्योंकि आजकल बहुत फैशन चल गया बाबा साहब का नाम लेना, और कुछ ऐसे दल हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब की चिंता नहीं की। मैं नाम लेकर बोलता हूं, कांग्रेस जैसी पार्टियां, जिन्होंने अपने एक परिवार के 3-3 नेताओं की तस्वीर पार्लियामेंट में लगा रखी थी। सोचिए, पार्लियामेंट, आज मेरे प्रधानमंत्री जिस संविधान के सामने नतमस्तक होकर देश को यह विश्वास दिलाते हैं कि देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा, उस संविधान निर्माता की एक तस्वीर भारत की संसद में नहीं थी 89 से पहले तक। वीपी सिंह जी की सरकार में जब मेरे पिता श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, तो उस दौरान इस फैसले को लिया गया था। उनकी तस्वीर लगाई गई थी, भारत रत्न दिया गया था, 14 अप्रैल उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गई थी। जब हम लोग दलित राजनीति की बात कर रहे हैं, चूंकि बाबा साहब का आपने नाम लिया और कई सारे लोग जो है उन्हीं के नाम के सहारे इस देश में राजनीति भी करते हैं, पासवान जी से आपकी चर्चा, जाहिर है आपके पिता थे, बात होती होगी, चूंकि उन्होंने ये सब काम खुद मंत्री रहते हुए किया, लेकिन वह परिस्थिति कभी नहीं बन पाई कि वह देश में जो दलित समाज है उसके सर्वमान्य नेता जो है वो बन पाए, क्योंकि उनकी राजनीति भी खासतौर पर अगर असर भी है तो आप कह लें बिहार तक सीमित रहा। एक तरह से उनको चैलेंज देने का काम काशी राम ने किया, मायावती आ गई, जगजीवन राम के बाद से उनकी बिटिया भी मीरा कुमार, बल्कि मुझे याद है कि एक संजोग ये भी था कि 1985 में एक उपचुनाव हुआ था जिसमें कि तीनों ही लड़े थे, और उसमें मीरा कुमार जीती थी और रामविलास जी दूसरे नंबर पर आए थे। क्या ये मलाल पासवान जी को रहा कि मैंने इतना सब कुछ किया इस समाज के लिए? दलित सेना तक बनाई थी, मुझे याद है 83 में, और पूरे देश के दलित समाज ने उनको अपने एक छत्र नेता के तौर पर स्वीकार नहीं किया। जैसा मैंने कहा, उनकी भी सोच हमेशा अपनी सीमाओं में रहते हुए जितना संभव हो सके उतना समाज के लिए, देश के लिए करना। इस बात को भी कबूलना होगा कि जब हम उनको मौसम वैज्ञानिक कहते हैं तो उनका अधिकांश समय देश में उन योजनाओं के निर्माण के लिए भी जाता था जो सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, जो सिर्फ एक जमात के लिए नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए होती थी। आज मेरे पिता के जाने के बाद मुझे गर्व होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना का निर्माण मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये कोविड के वक्त उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उन्होंने इस योजना का निर्माण किया। तो ऐसे में कोई दलित बहुत सर्वमान्य देश भर का नेता बनने के लक्ष्य के साथ वो कभी निकले भी नहीं थे। जब कोई मुझसे ये पूछता है कि मेरे लिए भी बहुत कठिन समय रहा जब मुझे घर परिवार पार्टी से निकाल दिया गया, मुझे एक नई पार्टी जिसका मैंने जिक्र किया कि मुझे नहीं पता था, पर कोई पार्टी भी होती है और अपनी पार्टी भी बनाई जाती है, ये तो उनको उस वक्त नहीं पता था जब वो 2-2 नदियां पार करके स्कूल जाते थे, वहां से वो यहां तक आए। मुझे लगता है ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहां से यहां तक आए, उन्होंने जाहिर है बचपन में अपनी तमाम तकलीफें देखी, लेकिन वो दौर भी आया कि उन्होंने इस देश में जो सबसे सूटेड बूटेड जो मिनिस्टर्स हैं, एक समय ये गाली हो गई थी सूटेड बूटेड सरकार कह के मोदी जी को काफी गालियां दी गई, लेकिन रामविलास जी ने पूरी जिंदगी एक तरह से शूट बूट में हो रहे, और मुझे लगता है उनको राडू की घड़ी पहनने में भी कोई एतराज नहीं था, कार्टियर का चश्मा, बोबला का पेन, वो सब चीजें तो आपने भी जो है उनसे ग्रहण की। मुझे लगता है कि आपको भी इसमें कोई परेशानी नहीं दिखती। ये बताइए कि जो वो नेता जो कि फटी हुई शर्ट पहन लेते हैं वोट के लिए, या फिर सिर्फ टी शर्ट में ही घूमते रहते हैं, या फिर जानबूझ के अपने को ये दिखाते हैं कि भाई बड़ी गरीबी सी है, कपड़े फटे हुए,
आप लोगों को कोई चिंता नहीं होती कि मैं जिस समाज की राजनीति प्राइमरली करता हूं उसके साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अपना जो अपीयरेंस है वो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई देता है? तो मैं क्या लक्ष्य दिखाऊंगा? अगर आप इस समाज का भी आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं क्या उदाहरण दूंगा कि मैं आपको उस फतेहाल से इस फतेहाल तक लेके आना चाहता हूं? आपको वो उदाहरण खुद भी तो बनना होगा जिसकी कल्पना आप सामने वाले को कराना चाहते हैं। आप खुद ही अगर फतेहाल में हैं, आप खुद ही का ही भला नहीं कर पाए, आप खुद ही कहीं नहीं पहुंच पाए। और देखिए, आलोचक कई तरीके की बातें करते हैं। मैंने भी पापा से ही ये सीखा है, ना उन्होंने कभी अपने आलोचकों की कभी कोई परवाह की। उन्होंने सिर्फ अपना कार्य अपनी सोच के साथ ईमानदारी से किया। मैं भी वही करता हूं। बहुत क्लीशेड है, बट आलोचकों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। आजकल आलोचकों को एक नया टर्म्स मिल गया ट्रोल्स के तौर पे, वो अपना काम करते रहते हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन, बट आप अगर अपने काम के साथ ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है आपको कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल, और वो आपके अपने शौक के बारे में। 42 साल के आप हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 82 में आपका जन्म हुआ था। शादी आपने की नहीं, वो मैं नहीं पूछूंगा कि किससे करेंगे, कब करेंगे, लेकिन जो है पॉलिटिक्स का लॉ, क्योंकि पॉलिटिक्स तो आपका फुल टाइम प्रोफेशन हो चुका है, जिसमें कि इतने साल से 2013 में पार्लियामेंट्री बोर्ड के आप प्रेसिडेंट बन गए थे, और मेरे ख्याल से एक तरह से वो फॉर्मल लॉन्च भी था। जिस साल आपने कई सारी पब्लिक मीटिंग्स की थी, महाराजगंज का चुनाव मुझे याद है, वहीं से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही, आपको याद है महाराजगंज का उपचुनाव था उसमें। तो राजनीति के अलावा क्या करते हैं जो आपकी हॉबी के तौर पर गिनते हैं? क्या अभी भी बॉलीवुड के लोगों के साथ जो है हॉबी तो आप तब करें जब आपको समय मिले। आज की तारीख में मुझे लगता है पहली बात, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगले 5 सालों में इस विभाग या इस विभाग से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा होगा उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिम्मेदार मैं होऊंगा। सिमिलरली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, हाजीपुर में भी जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। तो जहां एक तरफ पूरे देश भर की स्टेक होल्डर्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, वहीं मेरे क्षेत्र के लगभग 2.5 मिलियन लोगों की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। तो ऐसे में इन सब से समय मिले तब तो कोई किसी और हॉबी के बारे में सोचे। धन्यवाद चिराग, इतनी खुलकर बातचीत करने के लिए, और बिहार के सपने को आप साकार करें। एक युवा बिहारी के नाते जो आपके अपने ख्वाब हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। फिलहाल तो यही हम दुआ कर सकते हैं। धन्यवाद सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।